डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी शुरू, ट्रंप की धमकी, इसके पास आई ईरानी जहाज तबाह करेंगे। इजरायली लेबनान की शांति वार्ता पर होगी बैठक। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का कंट्रोल्ड कॉरिडोर, 2.5 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाएंगे देहरादून। बिहार को 20 साल बाद मिलेगा नया सीएम, बिहार में आज बदल जाएगी सत्ता। सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, राज्य में पहली बार बीजेपी के कोटे से बनेगा सीएम। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन को लेकर सतर्कता, कई कंपनियों में आज छुट्टी। सीएम योगी ने गठित की है हाई पावर्ड कमेटी, सरकार के मुताबिक वेतन वृद्धि पर बात नहानी। एनसीआर में हाई अलर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की आमने सामने वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में पहली बैठक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं और अगली बैठक को लेकर चर्चा चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकाबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने साफ किया कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा, हालांकि अन्य देशों के जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। नाकाबंदी लागू होने के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए तरीके से युद्ध करने की चेतावनी दी, जबकि सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी ने कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता में ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा। इस असहमति के कारण दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। नाकाबंदी पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। कई यूरोपीय देशों ने नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं एक ईरानी टैंकर ने नाकाबंदी को चुनौती देते हुए रास्ता पार किया। इजराइल और लेबनान के बीच आज वॉशिंगटन में होने वाली बैठक भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे होगी। इस बैठक में लेबनान की राजदूत नादा हमादेव, इजराइल के राजदूत येचियल लीटर शामिल होंगे। ये जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग ने दी है। Because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. And you know, his brother is a big MAGA person, and he's a great guy, Louis. And I said I like Louis better than I like the Pope. No, you have to have law and order in our country, and that's what we have now. We have the lowest crime numbers we've had in a long time, despite the fact that many criminals were allowed into our country. But we've gotten a lot of them out. We've done a great job on crime. So we have the lowest murder rate. अगली बड़ी खबर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि अपने अनोखे डिजाइन के चलते भी चर्चा में है। करीब 212 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, हरिद्वार होते हुए देहरादून तक जाएगा। खास बात यह है कि इसका लगभग 135 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर अब 6 घंटे के बजाय महज 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जंगल क्षेत्र में करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जहां ऊपर से वाहन गुजरेंगे और नीचे से जंगली जानवरों के लिए रास्ता छोड़ा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर करीब 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के साथ ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। देहरादून जो हमारा कॉरिडोर है एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे कल जनता को समर्पित हो रहा है और इसके जनता को समर्पित होने से देहरादून से दिल्ली की दूरी बहुत कम समय में 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी और उससे यहाँ आने वाले लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों को, आम नागरिकों को और पर्यटकों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। उनके लिए बहुत एक शानदार काम यहाँ पर हुआ है और ये कल जनता को समर्पित होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेबवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाला नया 213 किलोमीटर का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आज उद्घाटन के लिए तैयार है, जिसके लिए पीएम मोदी देहरादून पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि हर किसी को इस एक्सप्रेसवे का इंतजार था। जिस तरह से ये कॉरिडोर अब बनकर तैयार हो चुका है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है जी। जब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड, दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं तो बीच में काफी ऐसा एरिया पड़ता है जो जंगली एरिया, यानी कि वो नेशनल पार्क है। पहले जब गाड़ियां वहां से जाती थी तो नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन ये कॉरिडोर के ऊपर से होते हुए जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साउंड प्रूफ पूरी किया गया कि गाड़ियों की आवाज तक जानवरों तक ना जाए, जो जंगली जानवर हैं उन तक ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वीं बार यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी अपने आप में है, फिर चाहे वो केदारनाथ आए हों या अन्य जगह उत्तरकाशी आए हों, लेकिन 28वीं बार आज उत्तराखंड आ रहे हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये लगभग 200 किलोमीटर की जो ये पूरी सड़क है जो दिल्ली से देहरादून को जोड़ेगी, ये एक्सप्रेसवे जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बड़ा नमूना है, पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 किलोमीटर का आज रोड शो भी करेंगे। 12 किलोमीटर का रोड शो होगा प्रधानमंत्री का, और इसके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 किलोमीटर का जो ये रोड शो होगा, इसके लिए 13 जोन में पूरा जो है जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी सुरक्षा में कमी ना रह जाए। पूरी कोशिश की जा रही है कि आज का जो कार्यक्रम है इसे बहुत अच्छे से निभाया जाए। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे लगभग 12 बजे आपका जो है ये रोड शो शुरू होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरे देहरादून को कई सारे जोनल में तो बांटा ही गया है, लेकिन उम्मीद है कि लाखों की संख्या में अगल बगल से देहरादून में लोग पहुंचेंगे। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी पहुंचेंगे, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। वो सुनने आएंगे प्रधानमंत्री को, इसलिए उत्तराखंड में काफी व्यवस्थाएं की गई हैं देहरादून में। और जो टोल है देहरादून के एंट्री के टोल, उन्हें भी आज डीएम द्वारा पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, बिहार में 20 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। इससे पहले सुबह 11 बजे वो अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। दोपहर में भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। भाजपा विधायक दल का नेता ही एनडीए सरकार का नया मुख्यमंत्री होगा।
बिहार में आज सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एनडीए के विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नए सीएम फेस का ऐलान करें। एनडीए के विधायक बैठक में अपने दल का नया नेता चुनेंगे, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री चेहरे को सामने लाया जाएगा। 15 तारीख सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री का शपथ कार्यक्रम तय किया गया है। मालूम हो कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और आज वो लंबे कार्यकाल के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीयू और भाजपा दोनों अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे, जहां आगे की रणनीति और नेतृत्व को लेकर चर्चा होगी। इस्तीफे के बाद शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की अहम बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो इस बैठक में नए नेता के नाम की घोषणा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन फिलहाल पूरी तरह थम गया है। 13 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद 14 अप्रैल को हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि आज किसी नए प्रदर्शन या चक्का जाम का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए साजिश की आशंका जताई है। योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के साथ साथ उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को भी सुरक्षा का भरोसा दिया है। वहीं प्रशांत कुमार डीजीपी उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। नोएडा में वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का आक्रोश भड़का हुआ है। श्रमिकों के आंदोलन का असर मंगलवार को भी दिख रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम चौकस है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित की गई है। कमेटी की सिफारिश पर न्यूनतम मजदूरी और बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं मंगलवार को नोएडा में कंपनियों को बंद किया गया है। कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से शुरू हुआ विवाद शहर के अन्य फैक्ट्री और कंपनियों तक पहुंचता दिखा। इसके बाद सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा में कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन के बाद फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में वृद्धि से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी की ओर से गठित हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर वेतन में करीब 21% की वृद्धि की गई है। नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इन अफवाहों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 2 हैंडल्स के विरुद्ध नोएडा पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की खबर सामने आई है। फर्जी तरीके से दोबारा हिंसा भड़कने और जाम किए जाने की खबरों के बाद ये कार्रवाई की गई है। एनसीआर में जो लेबर एजिटेशन की थोड़ी समस्या चल रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि यहाँ आकर और दोनों पक्षों से जो कामगार हैं उनसे तथा जो एम्प्लॉयर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हम लोग वार्ता करें और उसका क्या समाधान हो सकता है उसे तत्काल निकालें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है? कल नोएडा में उग्र प्रदर्शन हुआ था, आज क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए वेतन वृद्धि को लेकर और जो तमाम सुविधाएं हैं उनकी मांगों को लेकर कल जो अचानक से जो तमाम उद्योग हैं उनके जो कर्मचारी थे वो सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने उपद्रव किया था और उपद्रव के साथ साथ हिंसा और आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली थी। हालांकि आज की अगर बात करें तो नोएडा में स्थिति आज सामान्य है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस पार्टियां गश्त कर रही हैं, स्थिति सामान्य। लेकिन जो कल उपद्रव हुआ था उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी तरह की जो औद्योगिक अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनसे जो श्रमिक हैं, जो वस्तुतः जो वाकई श्रमिक हैं, वो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश का जो विकास है, जो उसकी शांति है, उसको षड्यंत्र रचकर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो श्रमिक हैं उनके साथ सरकार खड़ी है, चाहे श्रमिक हो चाहे उद्यमी हो, उनको हम हर तरह की सुरक्षा देंगे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो और चाहे वो उनकी आर्थिक सुरक्षा हो। तमाम चीजों का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और साथ ही साथ जो ये कल घटनाक्रम पूरा हुआ है उसके सही से निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री ने एक जो अपने जिसका जिक्र किया, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में जो अपर मुख्य सचिव MSME हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ सदस्य के रूप में जो श्रम एवं सेवा आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको रखा गया है। श्रमिक संगठनों के 5 जो प्रतिनिधि होंगे वो इस हाई पावर्ड कमेटी में होंगे और साथ ही साथ जो उद्योग से जुड़े हुए 3 प्रतिनिधियों को भी इसमें रखा जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से और किसी को कोई अहित न हो, नुकसान न हो, इसको लेकर ये हाई पावर समिति काम करेगी और पूरे मामले का समाधान करेगी कि श्रमिकों के हित भी सुरक्षित रहें और उद्योग भी बढ़ते और फले फूलते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचकर दिल्ली देहरादून दूरत्व मार्ग का लोकार्पण करेंगे। गणेशपुर में उतरकर डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचकर बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री जिले के गणेशपुर में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से थोड़ी दूर तक रोड शो करते हुए डाट काली मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे देहरादून के लिए रवाना होंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम ही सहारनपुर पहुंच गए थे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया था। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गणेशपुर में एलिवेटेड रोड के दोनों ओर बनाए मकानों की छतों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हथियारबंद पुलिसकर्मी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे गुजर रहे पुराने दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर भी जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री का काफिला कार से कॉरिडोर का भ्रमण करेगा, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ जानकारी आज पीएम के कार्यक्रम की जानकारी साझा कीजिए। जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको। आज जो है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस का जो है मोदी जी शुभारंभ कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट हैं और देहरादून से जो दिल्ली की दूरी है अब वो कम होती नजर आ रही है। विकास की रफ्तार तेज हो रही है। यह जो परियोजना है इसकी लागत करीब 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है जी। और जो यह देहरादून का जो मार्ग है अभी ये 12 से 14 किलोमीटर का है। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए ये एक अनोखी पहल है और जो इसकी टोटल जो इसकी दूरी है ये 340 मीटर लंबी जो है ये इसकी दूरी बताई जा रही है। और फिलहाल जो है अभी आज प्रधानमंत्री जो है पहुंचेंगे सहारनपुर। उनके लिए हेलीपैड बनाया गया है जहाँ से वो देहरादून में जो है इसी जो है कॉरिडोर पर खड़े होकर जो है वहां पर जो इसका उद्घाटन करेंगे जी। और फिर वहां से ये डाटकाली जो है एक मंदिर है वहां पर जो है अपना दर्शन करने के बाद फिर जो है वापस रवाना होंगे। जी सुबोध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में स्वयंभू गॉडमैन अशोक खरात और उसके नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य भर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार
ईडी ने नासिक, पुणे, मुंबई और शिरडी समेत कुल 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई 6 अप्रैल को दर्ज ECIR और नासिक पुलिस के FIR के आधार पर की गई, जिसमें जबरन वसूली, धोखाधड़ी और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 2.4 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि फ्रीज कर दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या कुछ जानकारी है अशोक खरात पर ईडी के शिकंजे के ऊपर? जिस तरह से ईडी ने 6 तारीख को एक ECIR दर्ज किया था, जिसके बाद लगातार छापेमारी की गई है। नासिक समेत मुंबई, पुणे और शिरडी में 13 जगहों पर जब छापेमारी की गई, कल ईडी की छापेमारी हुई है, जिसमें कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। 2 करोड़ से अधिक की जो बैंक जो जमा राशि थे उसे जब्त किया गया है। 2 मर्सिडीज गाड़ियां हैं और काफी अन्य डॉक्यूमेंट जब्त की गई हैं। हालांकि इस मामले में ईडी और भी तलाश कर रही है कि जांच अभियान में और भी कुछ मिल सकते हैं। हवाला रैकेट से लेकर विदेश में जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई ऐसे जो फर्जी अकाउंट बनाए गए थे, जिसका ऑपरेट जो है ये फर्जी बाबा कर रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर ईडी अभी जांच कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, रांची में निजी स्कूलों की फीस, अभिभावकों की शिकायतों और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों पर पड़ेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें CBSE, ICSE और जैक बोर्ड से जुड़े स्कूलों के प्राचार्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना और अबुआ साथी पोर्टल पर मिली शिकायतों का जल्द समाधान करना था। आपको बता दें, उपायुक्त ने सभी स्कूलों को 3 दिनों के भीतर अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करने और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 13 स्कूलों ने ही जानकारी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।